Good morning students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 3rd of April 2023 Monday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लेक्चर की PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट और बिजनेस स्टैंडर्ड की डेली न्यूज़ हेडलाइंस भी मिल जाती है। तो अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टेलीग्राम चैनल आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। इसके अलावा ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज देयर इज ऑलवेज लाइट इफ यू और वी आर ब्रेव इनफ टू सी इट, इफ वी आर ब्रेव इनफ टू बी इट। और आज के मिंट पेपर की ये 10 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 13 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस है और आज के डिस्कशन में हम 15 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करने जा रहे हैं। तो देख लेते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि बिजनेस मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। RBI में हाइक रेपो रेट बाय 25 BPS पोल। तो मिंट ने एक सर्वे कराया है। उस सर्वे में बेसिकली मिंट ने ये फाइंड आउट करने की कोशिश करी थी कि इस बार की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हो रही है उसमें RBI किस तरह का डिसीजन ले सकती है। क्या पॉलिसी रेट हाइक पर जाएगी या पॉलिसी रेट अनचेंज इंस्टांस पर जाएगी या पॉलिसी रेट डिक्लाइन करेगी। तो बेसिकली MPC के अपकमिंग डिसीजन को लेकर के ये सर्वे हुआ था, जहां पर मिंट के अकॉर्डिंग, मिंट सर्वे के रिजल्ट के अकॉर्डिंग देयर आर हाई चांसेस दैट RBI मे गो फॉर पॉलिसी रेट हाइक बाय 25 BPS पॉइंट। तो जो ये नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है, फाइनेंशियल ईयर 24, इसमें जो पहली MPC की मीटिंग होगी उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या जो MPC है वो पॉलिसी रेट हाइक पर जाएगी और ये पॉलिसी रेट हाइक 25 BPS पॉइंट तक हो सकता है एज पर द इकोनॉमिस्ट। तो अप्रॉक्सीमेटली 15 इकोनॉमिस्ट ने पार्टिसिपेट किया था इस सर्वे में, जिसमें 13 इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि जो रेट सेटिंग पैनल है, जो MPC है, ये 25 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट को इंक्रीज करेगा, यानी जो नया रेपो रेट है वो 6.75% होगा। इट मीन्स इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इस बार MPC पॉलिसी रेट पॉज नहीं करेगी। इस बार स्लाइट इंक्रीज देखने को मिलेगा। प्रोबेबली नेक्स्ट जो MPC की मीटिंग हो उसमें इंटरेस्ट रेट अनचेंज हो। हालांकि जो दो पार्टिसिपेंट्स थे, जो हम बोलते हैं जो दो इकोनॉमिस्ट थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और नोमुरा, उनके अकॉर्डिंग इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पॉलिसी रेट हाइक पर नहीं जाएगी, पॉज देखने को मिलेगा। हालांकि मोस्ट ऑफ द जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये मान रहे हैं कि प्रोबेबली इस पर्टिकुलर रेट हाइक के बाद जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो पॉलिसी इंस्टांस अनचेंज रखे विद विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन। तो ये जो एकोमोडेशन का विड्रॉल है, हम बोल सकते हैं जो पॉलिसी रेट टाइटनिंग है, ये पैंडेमिक के बाद से इमीडिएटली स्टार्ट हो गई थी जब इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो गया था। लेकिन प्रोबेबली इस फाइनेंशियल ईयर में एक पॉलिसी रेट हाइक देखने को मिल सकता है। इसके बाद जो MPC का इंस्टांस है वो अनचेंज रहेगा। लेट अस सी, 6 अप्रैल को ये मीटिंग शेड्यूल है। प्रोबेबली इसके बाद पॉलिसी डिसीजंस देखने को मिल जाएगा। मिंट के अकॉर्डिंग 25 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज होने वाला है रेपो रेट एंड दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफ। तो CPI इन्फ्लेशन जो है वो भी अभी भी RBI की टॉलरेंस लिमिट से ऊपर है। GDP जो ग्रोथ है वो ये दिसंबर 2022 में अप्रॉक्सीमेटली 4.36 रही है। दोनों को देखते हुए इस बात के हाई चांसेस हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस बार फिर से पॉलिसी रेट हाइक पर जाएगा इनटू दिस फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट MPC मीटिंग। अब चूंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पॉलिसी रेट हाइक पर जा रहा है तो उसका इम्पैक्ट हमें अदर सेक्टर पर देखने को मिल रहा है। मिंट ने अपने फ्रंट पेज पर ये जो बोरोइंग है, बेसिकली जो होम लोन से रिलेटेड जो बोरोइंग है उसकी न्यूज़ कवर करी है कि कैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो पॉलिसी इंस्टांस है उसका इम्पैक्ट हमें रियल स्टेट या होम लोन्स पर देखने को मिल रहा है। उस न्यूज़ को भी हम यहीं कवर कर लेते हैं। बोरोवर्स कॉशियस ऑन न्यू होम लोन। तो लास्ट कुछ MPC की मीटिंग में जिस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पॉलिसी रेट हाइक किया है उसके बाद से जो होम लोन है, जो होम लोन सेगमेंट है उसमें हमें थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिल रहा है और यही इस न्यूज़ में कहा गया है। होम लोन मार्केट इज बेसिकली शोइंग द साइन ऑफ स्लो डाउन। वाई? बिकॉज ऑफ द सेंट्रल बैंक स्टीप रेपो रेट हाइक। तो जो सेंट्रल बैंक ने, RBI ने जो रेपो रेट हाइक किए हैं उसकी वजह से इंडिविजुअल्स जो हैं वो कम लोन ले रहे हैं। क्यों कम लोन ले रहे हैं? क्योंकि जो लोन है वो महंगा हो गया है, लोन जो है वो कॉस्टली हो गया है, जिसकी वजह से हाउस होल्ड्स ने, इंडिविजुअल्स ने अपने जो
होम परचेज के डिसीजन से फ़िलहाल के लिए उनको पोस्टपोन कर दिया है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। प्रॉबेबली जब लोन सस्ता होगा, वो ऐसा एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आज से 1-2 साल बाद जब लोन सस्ता हो जाएगा, होम लोन सस्ता हो जाएगा, तब वो इस तरह के होम लोन लेकर के जो रियल स्टेट में परचेज डिसीजंस हैं वो लेंगे। तो इसी पर्टिकुलर रेट हाइक की वजह से नाउ बोरोवर्स आर बिकमिंग मोर कॉशियस एंड मेड रीपेमेंट हार्डर फॉर एग्जिस्टिंग बोरोवर्स। इसके अलावा जो नए बोरोवर्स हैं वो तो कम हो ही रहे हैं, जो नया होम लोन लेने वाले इंडिविजुअल्स हैं वो कम होम ले रहे हैं। इसके अलावा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बोरोवर्स हैं, जिन्होंने लोन ले रखा है, उनके लिए अब लोन की इंस्टॉलमेंट पे करना भी चैलेंजिंग हो रहा है। किस लिए चैलेंजिंग हो रहा है? क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली ये वो सेगमेंट है जिसने फ्लोटिंग रेट पर लोन लिया है। एक फिक्स रेट होता है, एक फ्लोटिंग रेट होता है। जो जिन्होंने फिक्स रेट पर लिया उनके लिए तो इतने ज़्यादा चैलेंजेस नहीं है, पर जिन्होंने फ्लोटिंग रेट पे इंटरेस्ट रेट होम लोन लिया है उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज हो रहा है, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट जिस तरीके से शूट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द पॉलिसी रेट हाइक बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका इम्पैक्ट हमें लोन रीपेमेंट पर और नए लोन या न्यू बिजनेस प्रीमियम पर देखने को मिल रहा है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। कंजप्शन शोज अ साइन ऑफ वीकनेस एज इन्फ्लेशन बाइट्स हार्ड। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, जिस तरीके से CPI का ट्रेंड चल रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेबली पॉलिसी रेट हाइक पर जाएगी और इस इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट, इस इंक्रीज्ड CPI का इम्पैक्ट जो है वो हमें कंजप्शन पर भी देखने को मिल रहा है। एज पर द रीसेंट डेटा, automakers, consumer good companies, including electronic retailers, fast food chain, apparel companies, they all are reporting the subdued demand in the month of March. तो बेसिकली इन सारे सेगमेंट पर जो डिमांड है वो मार्च के मंथ में हमें पेंट अप होती हुई दिखी है और इसके कई सारे रीजंस जो हैं वो इकोनॉमिस्ट एंटिसिपेट कर रहे हैं। कुछ का ये कहना है कि इन्फ्लेशन जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से जो कंज्यूमर है वो डिस्क्रिशनरी आइटम पर अपना एक्सपेंडिचर कम कर रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो जो ज़रूरी सामान है उस पर ज़्यादा खर्च हो रहा है, जिसकी वजह से जो डिस्क्रिशनरी लग्जरी आइटम्स हैं उस पर हमें कम कंजप्शन देखने को मिल रहा है। कुछ का ये कहना है कि जो रिवेंज स्पेंडिंग स्टार्ट हुई थी आफ्टर पैंडेमिक, वो उसका इम्पैक्ट अब ख़त्म हो रहा है, जिसकी वजह से भी इन सारे सेगमेंट में हमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए व्हाट इज़ दिस रिवेंज कंजप्शन और रिवेंज स्पेंडिंग। पैंडेमिक के बाद इसका बहुत ज़्यादा हमें ट्रेंड देखने को मिला था। पैंडेमिक के बाद सडनली ये रिवेंज कंजप्शन और रिवेंज स्पेंडिंग जो थी वो इंक्रीज हुई थी। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि जिस तरीके से रेन का पैटर्न, अनसर्टेन रेन का पैटर्न देखने को मिल रहा है हमें नॉर्थ इंडिया के कुछ पार्ट्स में, जिसकी वजह से जो कूलिंग अप्लायंसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं, जो जिनकी डिमांड इस समय बहुत ज़्यादा होती थी, AC, फ्रिज, कूलर, इन सब की डिमांड इसी वजह से अभी फ़िलहाल के लिए मार्च के मंथ में लो रही है, क्योंकि कुछ जगहों पर हमें अनसर्टेन रेन देखने को मिली, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो डिक्लाइन हुआ। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं, उनकी डिमांड भी स्लो डाउन हुई है। तो इसका मतलब कुछ का मानना है कि टेम्परेरी सिचुएशन है। प्रोबेबली जब वेदर कंडीशंस जो हैं वो स्टेबलाइज होंगी तो जो इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज हैं, उनकी डिमांड फिर से बढ़ेगी। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो सेगमेंट है, कंज्यूमर सेगमेंट, इंश्योरेंस, पैकेज्ड फूड, अब इन सारे सेगमेंट पे जो कंज्यूमर हैं वो बहुत केयरफुल डिसीजन ले रहे हैं, इन्फॉर्म डिसीजन ले रहे हैं। पहले की तरह का ट्रेंड अब नहीं रहा है। पैंडेमिक ने बहुत सब कुछ, एक बाइंग एटीट्यूड, बाइंग बिहेवियर ने बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए हैं। तो इन्फ्लेशन, अनसर्टेन रेन, बाइंग बिहेवियर, all these have been the very important reason as per this news for slow down into these sectors. अब देख लेते हैं some short news articles from Mint. COVID cases doubling in 4 to 5 days says टॉप एक्सपर्ट्स। तो कोविड-19 के केसेस फिर से इंक्रीज होना शुरू हो चुके हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से मीटिंग कर रही है इन ऑर्डर टू चेक द प्रिपेयर्डनेस कि भाई कितनी तैयारी उन लोगों ने कर रखी है अगर कोविड-19 की पैंडेमिक जैसी सिचुएशन फिर से जनरेट होती है। और एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग, टॉप एपिडेमियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, जो कोविड के केसेस हैं वो हर 4 से 5 दिन में डबल हो रहे हैं, जबकि ये नंबर पहले बहुत कम था। तो हर से 4 से 5 दिन में जो कोविड के केसेस हैं इंडिया में वो डबल हो रहा है। संडे को इंडिया ने अप्रॉक्सीमेटली 3,824 नए कोविड के केसेस रिकॉर्ड किए हैं, जिसमें से 5 डेथ के केसेस भी हैं। करंटली अगर हम देखें इंडिया में इस समय तो अप्रॉक्सीमेटली 18,390 एक्टिव केसेस हैं कोविड-19 के। So let us see how government will actually tackle the situation. अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। G20 will set
टोन फॉर WBIMF रिफॉर्म्स। तो अगर जितने मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो UN हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो IMF हो, अगर हम इनकी बात करें तो इनमें कई टाइम से इंडिया और कुछ डेवलपिंग कंट्रीज मिल करके रिफॉर्म लाने की बात करें, जिसमें इंडिया जो बहुत एग्रेसिवली इस पर्टिकुलर एजेंडा को फॉलो कर रहा है कि UN, वर्ल्ड बैंक, IMF जैसे जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, क्योंकि अब जो कंट्रीज़ का इकोनॉमिक पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, ग्लोबल सिनेरियो चेंज हो चुका है। तो जिन कंट्रीज़ को इसमें वोटिंग राइट्स इक्वल नहीं मिले, उनको वोटिंग राइट्स इक्वल मिलने की ज़रूरत है। तो कई सारे रिफॉर्म्स के बारे में इंडिया का कहना है, क्योंकि इंडिया और अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ का ये मानना है कि जो ये मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंपॉर्टेंट मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो WTO हो, UN हो, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, इन सारे जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके जो प्रोविजंस हैं, ये कहीं ना कहीं डेवलप कंट्रीज़ की तरफ इंक्लाइंड हैं, स्पेशली USA और वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ। उनका वेस्टेड इंटरेस्ट इन सारे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में, जब भी इनके कोई डिसीजंस आते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमें इंक्लिनेशन देखने को मिलता है वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ। तो उसी को लेकर के इंडिया कई टाइम से इन सारे ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म के लिए परस्यू कर रहा है। और जबकि इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी में है इस बार, तो ये इंडिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत सिग्निफिकेंट टाइम है कि इंडिया इन रिफॉर्म्स को दोबारा से फॉलो करे। तो इसी को लेकर के जो हमारे इंडिया के जो शेरपा हैं G20 में, मिस्टर अमिताभ कांत, उन्होंने बोला है कि G20 के जो इस बार मीटिंग्स हैं, जो एजेंडाज हैं, जो इश्यूज हैं, डिस्कशंस हैं, ये सारे आगे आने वाले टाइम में वर्ल्ड बैंक, IMF के रिफॉर्म के लिए टोन सेट करेंगे। और जैसा कि इंडिया ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि इस बार G20 में जो फोकस रहेगा इंडिया का, जो G20 का फोकस रहेगा इस बार अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी, वो ग्लोबल साउथ रहेगा, ना कि नॉर्थ, ना कि वेस्टर्न कंट्री। ग्लोबल साउथ मीन्स जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं, लेस डेवलप कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो जैसे इंडिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जो रीजन है, इसको कभी कभी हम थर्ड वर्ल्ड भी बोलते हैं। और इसी पर्टिकुलर फोकस में इंडिया जो है वो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके कॉम्प्रिहेंसिव ओवरऑल के लिए भी एडवोकेट करेगा। तो बेसिकली इंडिया G20 फोरम को यूज़ करेगा UN, वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO जैसे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनमें रिफॉर्म्स लाने के लिए, जिसको बहुत टाइम से इंडिया फॉलो कर रहा था। तो ये एक इंटरव्यू है, अगर आप थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं, पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है मिंट के। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, मोर वरीड फॉर नेक्स्ट ईयर रॉजर। तो जो सिंगापुर बेस्ड अमेरिकन इन्वेस्टर हैं मिस्टर जिम रॉजर, उन्होंने आने वाले फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए कुछ अपने फोरकास्ट किए हैं। उनका ये कहना है कि जैसा एंटिसिपेट किया जा रहा था कि 23 में रिसेशन आएगा, इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो अनसर्टन रहेंगी। 3 तो निकल गया, लेकिन जो अपकमिंग ईयर है यानी 24 जो आने वाला है, इसमें चैलेंजेस और ज़्यादा हैं, सिचुएशन और ज़्यादा वल्नरेबल हो सकती है, क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्टेनिटी है वो कहीं ना कहीं हैम्पर करेगी। तो मिस्टर जिम रॉजर्स के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 24 विल बी फुल ऑफ चैलेंजेस फॉर इन्वेस्टर्स, फॉर इंडिविजुअल्स, फॉर इकोनॉमीज। तो ये भी एक इंटरव्यू है, आप चाहें तो उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल। पहला आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, इंडियन INC प्लानिंग टू इंक्रीज कैपेक्स हायर मोर इन 24। तो बेसिकली यहाँ पर भी बिजनेस स्टैंडर्ड का पोल हुआ है। फर्स्ट पेज में बिजनेस स्टैंडर्ड ने अपना एक सर्वे किया है, जैसे मिंट ने किया था, वो पोल किया है, उसमें 2 न्यूज़ पब्लिश करी हैं, दोनों ही उसी पोल से ही रिलेटेड हैं, एक्चुअली कोई फैक्चुअल न्यूज़ नहीं है। पहली न्यूज़ कंजप्शन से रिलेटेड है, इंडियन जो कंपनीज हैं वो किस तरीके से कंजप्शन करेंगी, किस तरीके से एक्सपेंडिचर करेंगी, कैपेक्स करेंगी आगे आने वाले टाइम में यानी फाइनेंशियल ईयर 24 में, और MPC का क्या इंस्टांस रहेगा इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। तो ये दोनों न्यूज़ को हम एक साथ कवर करेंगे। बिजनेस पोल के अकॉर्डिंग, बिजनेस स्टैंडर्ड के पोल के अकॉर्डिंग, मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन कंपनीज जिन्होंने इस सर्वे में, इस पोल में पार्टिसिपेट किया है, वो प्लान कर रही हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर 24 में वो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेंगी और इसके अलावा वो ज़्यादा से ज़्यादा हायरिंग करेंगे। तो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर ने, जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ है 23, इसमें हमें बहुत ज़्यादा ले ऑफ देखने को मिले, लेकिन जो अपकमिंग ईयर है या जो ईयर स्टार्ट हुआ है अभी 1 अप्रैल से यानी 24, इसमें कंपनीज जो हैं वो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स मशीनरी में, लैंड में, बड़े बड़े एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे। अगर एसेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली दे मे बी रिक्वायर मोर एंड मोर मैन पावर, जिसकी वजह से कंपनीज जो हैं वो हायरिंग भी करेंगी।
अब रीज़न क्या है, क्यों कंपनी ऐसा करें? कंपनी इसका कहना है कि पैंडेमिक से पहले जो उनका सेल का लेवल था वो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में क्रॉस हो जाएगा। इट मीन्स कंपनीज जो हैं वो अपना प्री पैंडेमिक लेवल अचीव कर लेंगी, या कुछ ने 23 में ही अचीव कर लिया, यानी 24 में अब उन्हें अपने सेल में एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली सेल और डिमांड अगर बढ़ेगी तो कंपनीज कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करेंगी, जो कि उन्होंने पैंडेमिक के ड्यूरेशन में कैंसिल कर दिए थे, पोस्टपोन कर दिए थे। और अगर डिमांड है, सेल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो डेफिनेटली हायरिंग भी होगी। तो अप्रॉक्सीमेटली 93% कंपनी जिन्होंने इस सर्वे में पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने ये बोला है कि फाइनेंशियल ईयर 24 में वो हायरिंग मोड पर जाएंगी। जो टर्मिनेशन, लेड ऑफ होने थे वो सारे हो गए हैं। इसके अलावा कई सारी जो और कंपनी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनके सीईओज का भी ये मानना है कि जो ये फाइनेंशियल ईयर है, यानी जो फाइनेंशियल ईयर 24 है, दिस इज मोर पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग, कंज्यूमर कंजप्शन। स्पेंडिंग हमें इंक्रीज फॉर्म में देखने को मिलेगी, डिमांड रहेगी, सेल रहेगी, कंजप्शन रहेगा, तो डेफिनेटली हम कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करेंगे और हायरिंग भी करेंगे। इसके अलावा जो इनपुट कॉस्ट है और जो जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, जियो पॉलिटिकल हेडविंड्स हैं, और जिस तरीके से रुपी और डॉलर फ्लक्चुएट कर रहा है, हम बोल सकते हैं एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट कर रहा है, जिस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एमपीसी पॉलिसी रेट हाइक पर जा रही है, उसका इम्पैक्ट लिक्विडिटी कंसर्न पर देखने को मिल रहा है, लिक्विडिटी क्रंच के फॉर्म में देखने को मिल रहा है। ये सारे चैलेंजेस तो बने रहेंगे एज पर द टॉप एग्जीक्यूटिव। इट मीन्स रुपी डॉलर का जो फ्लक्चुएशन है, इंस्टेबिलिटी है, वो बनी रहेगी। जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टनिटी है वो भी बनी रहेगी। इनपुट जो कॉस्ट है जिस तरीके से बढ़ रही है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट वो और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि एग्रीकल्चर अनसर्टनिटी की वजह से कई जगहों पर जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्पैक्ट करी है। रेपो रेट हाइक देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अपर रेट से ज़्यादा है सीपीआई। अगर रेपो रेट हाइक जाएगा तो लिक्विडिटी की जो क्रंच की सिचुएशन है वो मार्केट में बनी रहेगी। तो ये सारे जो चैलेंजेस हैं ये मार्केट में बने रहेंगे फाइनेंशियल ईयर 24 में भी, लेकिन इसके बावजूद सेल, डिमांड, कंजप्शन में इंक्रीज देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से कैपिटल एक्सपेंडिचर और नई हायरिंग्स भी होंगी। ऐसा सर्वे में जो पार्टिसिपेट किया है जिन एग्जीक्यूटिव ने, उनका ये कहना है। एंड दिस इज द न्यू ईयर रेजोल्यूशन एज पर द बिजनेस पोल। कितने कितने फर्म्स क्या क्या करेंगे, तो यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। कितने फर्म्स ये प्लान कर रहे हैं, कंपनीज ये प्लान कर रही हैं कि या उनको लग रहा है कि वो प्री पैंडेमिक जो लेवल है वो क्रॉस कर जाएंगे, कितनों ने क्रॉस कर लिया है, कितने हायरिंग की मोड को प्लान कर रहे हैं, कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्लान कर रहे हैं। तो 93% ने कहा है वो हायरिंग करेंगे, 86.2 ने बोला है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, 86.2 ने बोला है कि उनका प्री पैंडेमिक लेवल क्रॉस हो चुका है, 96.6 का ये बोलना है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है, कंज्यूमर डिमांड जो है वो बढ़ेगी। तो यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। अब देख लेते हैं यही सेम जो पोल आगे एक्सटेंड किया है बिजनेस स्टैंडर्ड ने, उसके अकॉर्डिंग जो MPC है वो अप्रॉक्सीमेटली 25 बेसिस पॉइंट से पॉलिसी रेपो रेट हाइक पर जाएगी। तो पहला तो इंस्टांस रेपो रेट हाइक होगा, दूसरा 25 BPS तक का हो सकता है, जैसा कि मिंट के सर्वे में भी यही फाइंडिंग्स आई हैं। और अगर हम देखें जो एक्सपर्ट ओपिनियन है, SBI, BOB, PNB, L&T, ICRA, बार्लेस, इंडसइंड, बंधन, गोल्डमैन शेयर्स, इन सब ने अपने अपने क्या स्टांस लिए हैं। तो मोर और लेस अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन को लेकर के सबके स्टांस सेम है, और पॉलिसी रेट हाइक को भी लेकर के सबके स्टांस सेम है। सबने यही बोला है कि अप्रॉक्सीमेटली 25 बेसिस पॉइंट से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हाइक देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया MPC को इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करना है। तो 25 BPS से पॉलिसी रेट हाइक हो सकता है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 8 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। एमिड ग्लोबल हेडविंड्स गोल्ड गिव्स 16.1% रिटर्न। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ग्लोबल अनसर्टनिटीज़ की वजह से, रिसेशन की वजह से, रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से कई सारे जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं वो इस समय अनअट्रैक्टिव बने हुए हैं, चाहे वो स्टॉक्स हो, रियल स्टेट हो, बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट हो, और जिस तरीके से म्यूचुअल फंड में इंडियन इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन हो रहा है उसका इम्पैक्ट भी हमें, उस पर भी हमें इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन देखने को मिल सकता है आगे आने वाले टाइम में। तो इन सारी अनसर्टनिटीज़ के बीच में जो एक स्टेबल कमोडिटी है वो है गोल्ड। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ है जहाँ पर ये बताया गया है कि फ्रॉम ongoing uncertainties, if there is any asset that is safe or that is safe haven or continuously giving good return is the gold। तो अगर फाइनेंशियल ईयर 23 का हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखें तो उसमें गोल्ड जो है वो एक बहुत ही इन्वेस्टमेंट
फ्रेंडली, लुक्रेटिव, अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन के सामने आए। इस पर्टिकुलर 23 फाइनेंशियल ईयर में या 2023 में गोल्ड ने अप्रॉक्सीमेटली 16% का रिटर्न दिया है इन टर्म्स ऑफ रुपी, और डॉलर के टर्म्स में 2.3% का रिटर्न दिया है। और एनालिस्ट का ये कहना है कि अगर गोल्ड स्मगलिंग नहीं हुई होती, हाई डिस्काउंट प्रिवेल नहीं किया होता मार्केट में, तो प्रोबेबली जो इम्पैक्ट हमें देखने को मिला, जो रिटर्न देखने को मिला है 16% का, 2.3% का, इससे भी ज़्यादा एक्चुअल हमें रिटर्न देखने को मिलता। इट मीन्स एनालिस्ट का ये कहना है कि जो रिटर्न मिला है गोल्ड पर वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा है, बट बिकॉज ऑफ द स्मगल गोल्ड एंड ह्यूज डिस्काउंट प्रिवेलिंग इन द मार्केट ड्यू टू हाई प्राइसेस, दिस इज लुकिंग लो और लेस। तो एक्चुअल में गोल्ड ने और ज़्यादा रिटर्न ऑफर किए। और ऐसा नहीं है कि इस फाइनेंशियल ईयर 23 या पैंडेमिक के बाद से गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी या इन्वेस्टमेंट एवेन्यू के फॉर्म में या सेफ हेवन के फॉर्म में इमर्ज हुआ है। अगर हम 2016 से डेटा देखें तो दिस प्रीशियस मेटल हैज़ कॉन्स्टेंटली बीइंग डिलीवरिंग अ पॉजिटिव रिटर्न सिंस 2016, यानी 2016 से कंटिन्यूसली गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट है वो लुक्रेटिव रहा है, पॉजिटिव रिटर्न ऑफर कर रहा है। 2022 का अगर हम रिटर्न देखें तो 16.5% का रिटर्न ऑफर किया था गोल्ड ने, और यही 2021 में अप्रॉक्सीमेटली 2.4 था। तो 2016 से कंटिन्यूसली गोल्ड जो है वो एक इन्वेस्टमेंट या सेफ इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में इमर्ज हो रहा है। जबकि 2020 में इसने बहुत ही इंप्रेसिव रिटर्न ऑफर किया था, अप्रॉक्सीमेटली 35.9 यानी 36 2016 में से लेकर के 2022 में 16%, 2021 में 2.4%, 2020 में 36% का रिटर्न ऑफर किया था। जबकि अगर 2023 में हम इक्विटी मार्केट की बात करें तो ये इक्विटी मार्केट का ट्रेंड है। सेंसेक्स जो है वो 0.7% से और निफ्टी 0.6% से फॉल हुआ है। हालांकि जो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते हैं उनको पता होगा कि जब कभी भी सेंसेक्स या निफ्टी या इक्विटी मार्केट में डिक्लाइन होता है उस समय गोल्ड के प्राइस इंक्रीज होते हैं। तो ये एक इन्वर्स रिलेशन होता है दोनों ही इवेंट में। जब कभी शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट डिक्लाइन हो रहा होगा तो उसमें अगर आप देखेंगे तो गोल्ड के प्राइस इंक्रीज हो रहे होते हैं। तो एनालिस्ट का ये मानना है कि जो रिकवरी गोल्ड में देखने को मिल रही है 2016 के बाद से, ये अभी आगे आने वाले टाइम में कंटिन्यू रहेगी। लेकिन रुपी और डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है इसकी वजह से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। हालांकि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में भी गोल्ड विल बी द सेफ हेवन, सेफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यू फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स। एक तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इंडिया में गोल्ड का कल्चरली भी एक बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत सिग्निफिकेंट रोल है, और इसीलिए इंडिया में जो गोल्ड की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। और स्मगलिंग और हाई डिस्काउंट रेट पे हमें गोल्ड मार्केट डिस्टॉर्ट होती हुई भी दिखती है, यही एनालिस्ट का मानना है। तो दिस इज़ द सेफ बेट। अगर हम देखें 2013 से लेकर के 2023 तक का डेटा में, इट मीन्स लास्ट 10 ईयर्स का डेटा देखें तो 2016 एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसके बाद से गोल्ड में हमें कंटिन्यूअस एप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। 2015 और 14 में हमें थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला था, 9% का डिक्लाइन 2015 में और 2% का डिक्लाइन 2014 में। लेकिन 2016 के बाद से कंटिन्यूसली गोल्ड जो है वो अच्छा खासा रिटर्न ऑफर कर रहा है, 8% से लेकर के 16% तक का रिटर्न। और सबसे ज़्यादा रिटर्न तो 2020 में ऑफर किया, 35 या 36% का रिटर्न गोल्ड ने ऑफर किया था 2020 में। और ये ट्रेंड फिलहाल के लिए अभी कंटिन्यू रहने वाला है एक्सपोर्ट के एनालिस्ट के अकॉर्डिंग। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 9 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। ई पोर्टल टू हेल्प डेवलप डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब्स। गवर्नमेंट ने एक बहुत एम्बिशियस टारगेट सेट किया है गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट के लिए। अप्रॉक्सीमेटली 2 ट्रिलियन का गुड्स और सर्विस गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करना चाहती है बाई 2030। तो 2030 तक गवर्नमेंट 2 ट्रिलियन का टारगेट अचीव करना चाहती है इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट। और उसी को लेकर के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT ने एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग पोर्टल सेट किया है या डेवलप किया है जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव। तो डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव
DGFT ने लॉन्च किया है, जिसके तहत जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं जो जितना भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग करी जाएगी। तो जो 2 ट्रिलियन का 1 ईच यानी 1 ट्रिलियन का गुड्स का एक्सपोर्ट, 1 ट्रिलियन का सर्विसेज का एक्सपोर्ट, जो टारगेट सेट किया है गवर्नमेंट ने 2030 के लिए, इसको अचीव करने के लिए जर्नल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने ऑनलाइन मॉनिटरिंग पोर्टल सेट किया है। और ये मॉनिटरिंग पोर्टल हर डिस्ट्रिक्ट से होने वाला एक्सपोर्ट जो है उसका डेटा रखेगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कितना एक्सपोर्ट कर रहा है सर्विस में और गुड्स में, और किस तरीके से उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में एक्सपोर्ट प्रमोशन जो स्ट्रैटेजीज हैं वो अडॉप्ट करी जा सकती हैं इन ऑर्डर टू प्रमोट मोर एंड मोर एक्सपोर्ट। सो दिस इज़ वन ऑफ द प्रायोरिटी एरिया अंडर द न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो नई FTP है वो लॉन्च होने वाली बहुत जल्दी। FTP ऑलरेडी प्रिपेयर हो गई है और नई FTP में हर एक डिस्ट्रिक्ट को एक एक्सपोर्ट हब के फॉर्म में डेवलप करने की बात हो रही है। तो जो नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि जो अपकमिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसमें एक्सपोर्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा नई स्कीम्स, इंसेंटिव स्कीम्स तो नहीं लाई गई हैं, लेकिन प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज जरूर गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करी हैं कि इंडिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, चाहे वो गुड्स का एक्सपोर्ट हो चाहे वो सर्विसेज का एक्सपोर्ट हो। तो डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव के तहत एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया जा रहा है और उस ऑनलाइन पोर्टल में जितनी भी प्रोग्रेस है या प्रोसेस है एक्सपोर्ट की उसको मॉनिटर किया जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 750 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं इंडिया में और ओवर जहां पर ये मॉनिटरिंग सिस्टम यूज़ किया जाएगा। एंड दिस मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम, will enable the state government or DGFT regional authorities RAs to upload all the information related to the products, services along with the export potential of every district। तो सारी डिटेल्स होंगी एक्सपोर्ट से रिलेटेड, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी इस ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन, सर्विसेज के स्पेसिफिकेशन, डिलीवरी टाइम, प्राइस, कॉस्ट, कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना इम्पोर्ट हुआ, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज है, ये सारा कॉम्प्रिहेंसिव डेटा इस ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जा सकेगा। And each DGFT jurisdictional RA will be responsible for this uploading of information and progress made in terms of implementation of the export action plan under each district or each jurisdiction। और ये इंफॉर्मेशन पब्लिक को भी अवेलेबल होगी, पब्लिक डोमेन पर भी अवेलेबल होगी, जिससे कि ट्रेडर्स जो हैं, एक्सपोर्टर्स जो हैं वो बेनिफिट हो सकें। तो जो नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आ रही है उसके तहत इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को भी प्रमोट किया जा रहा है, जिससे कि जो एक्सपोर्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके कि उन्हें इस पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वॉल्व होना है, एक्सपोर्ट में किस पर्टिकुलर गुड्स सर्विसेज का एक्सपोर्ट करना, कहाँ किसकी डिमांड ज़्यादा है, किसके क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली एक्सचेंज होगी, पब्लिक डोमेन पर अवेलेबल रहेगी। और इकोनॉमिस्ट का कहना है कि दिस पर्टिकुलर स्कीम फॉर ऑनलाइन मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इंडिया इज ऑल सेट टू रीच दिस लेवल $770 बिलियन वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट इन 23 और 1 ट्रिलियन के लिए जो है वो कोशिश कर रही है। 1 ट्रिलियन इन केस ऑफ गुड्स, 1 ट्रिलियन इन केस ऑफ सर्विसेज, टोटल 2 ट्रिलियन टारगेट बाई 2030। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, जो कि फॉरेन ट्रेड या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से ही रिलेटेड है। फॉरेन ट्रेड में क्रॉस 1.6 ट्रिलियन मार्केट दिस ईयर। तो इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है उसने अप्रॉक्सीमेटली 1.6 ट्रिलियन का $1.6 ट्रिलियन का जो मार्क है वो क्रॉस कर लिया फर्स्ट टाइम, डिस्पाइट द ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज। जिस तरीके से ग्लोबल अनसर्टेनिटीज चल रही थी उससे हमें कई बार हमने डिस्कस भी किया था कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो इम्पैक्ट करेगा, स्पेशली एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा रिसेशन देखने को नहीं मिल रहा, तो हम इम्पोर्ट तो करेंगे ही, लेकिन जो इंडिया के जो कंट्री जहाँ इंडिया भेजती है इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया के प्रोडक्ट्स की डिमांड कम है, क्योंकि वेस्टर्न जो इकोनॉमीज है दे आर फेसिंग द अनसर्टेनिटीज, रिसेशनरी कंडीशंस, जिसकी वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट इम्पैक्ट करेगा। बट एमिड ऑल द इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज दिस पर्टिकुलर मार्क हैज़ बीन क्रॉस 1.6 ट्रिलियन का मार्क इंडिया ने $1.6 ट्रिलियन का मार्क इंडिया ने क्रॉस कर लिया फॉर द फर्स्ट फिस्कल ईयर। And this higher trade to GDP ratio also speak of high trade openness which country practices। It means जिस तरीके से इंडिया अपने ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म कर रहा है और ट्रेड को ओपन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो ट्रेड टू GDP रेशियो है वो इंक्रीज कर रहा है। एंड इट इज सेड दैट दिस ₹1.6 ट्रिलियन वुड बी अबाउट 48% ऑफ इंडियाज नॉमिनल GDP ऑफ 3.4 ट्रिलियन।
और इसमें भी एक पैटर्न है कि जो सर्विसेज का एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू गुड्स। गुड्स में हमें उतना एक्सपोर्ट देखने को नहीं मिला, उतना इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है जितना सर्विसेज के एक्सपोर्ट में देखने को मिल रहा है। सो हायर ग्रोथ रेट इन सर्विस एक्सपोर्ट कंपेयर टू द आउटबाउंड शिपमेंट ऑफ गुड्स हैज़ इम्प्रूव ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपोर्ट एज पर द एनालिस्ट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप जो कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से ही रिलेटेड है, जो कि नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई है। एक्सपोर्टर सीक्स 3 months फ्रॉम सेंटर फॉर ट्रांजिशन। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि 2015 की जो एफटीपी थी वो खत्म हो गई है, अब नई एफटीपी में ट्रांजिशन करना है। बहुत टाइम से गवर्नमेंट जो है वो एक्सटेंड करती हुई आ रही थी, फाइनली नई एफटीपी तैयार हो चुकी है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसको अनवेल करना है। अब जो एक्सपोर्टर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि इस नई पॉलिसी को समझने में और इसे इम्प्लीमेंट करने में एटलीस्ट हमें 3 महीने का समय दीजिए। So in the absence of sunset clause in the foreign trade policy, exporters have urged the government to allow for 3 months transition पीरियड। तो किसी मेजर चेंज के लिए जो पॉलिसी के थ्रू आने वाला है उसको अवॉइड करने के लिए फिलहाल के लिए जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका ये मानना है कि हमें आप 3 महीने का टाइम दे दी। किसके थ्रू एक्सपोर्टर्स ने बात गवर्नमेंट से कही? जो एक्सपोर्टर्स की एपेक्स बॉडी है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम FIEO के नाम से भी जानते हैं, FIEO के नाम से भी जानते हैं। FIEO ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी दैट वी वांट 3 months टाइम फॉर ट्रांजिशन, जो नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में ट्रांजिशन करने के लिए हमें एटलीस्ट 3 महीने का समय दीजिए। तो लेट अस सी वेदर गवर्नमेंट विल एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट और नॉट। आप देख लेते हैं सब शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। इंडिया नॉट प्रिपेयर्ड फॉर फुल फोर्स AI अडॉप्शन। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के इंडिया जैसे मिशन मोड में आ चुका है, एक मिशन भी तैयार लाया गया है AI अडॉप्शन को लेकर के। ChatGPT के बाद से AI अडॉप्शन में एक बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट डिस्कशन चल रहा है इकोनॉमीज में, ग्लोबल लेवल पर और डोमेस्टिक लेवल पर भी। और गवर्नमेंट ने जिस तरीके से क्विक एक्शन लिया है AI अडॉप्शन को लेकर के, उसको लेकर के यहाँ पर एक एनालिसिस है जहाँ पर एक्सपर्ट्स का ये कहना है, या गोल्डमैन शेस ने जो असेसमेंट किया है उसके अकॉर्डिंग 30 कंट्रीज़ का असेसमेंट किया, और उसमें गोल्डमैन शेस ने ये बोला है कि अभी बहुत सारे कंट्रीज़ जो है वो अभी फुल फ्लेज्ड AI अडॉप्शन के लिए तैयार नहीं है। सो इंडिया नॉट प्रिपेयर्ड फॉर फुल फोर्स ऑफ AI अडॉप्शन। अगर हम बात करें इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की, तो केवल 11 से 12% ऐसे एम्प्लॉयमेंट हैं जिसको ऑटोमेटेड किया जा सकता है, AI ऑटोमेटेड किया जा सकता है। इसके अलावा जो रिमेनिंग 90% एम्प्लॉयमेंट है वो अभी भी मैनुअल या एम्प्लॉयज़ के थ्रू। इंडिया में बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे हैं जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं गोल्डमैन शेस ने। इसके अलावा केन्या, वियतनाम, नाइजीरिया, मेनलैंड चाइना, थाईलैंड, गाना, इंडोनेशिया, इजिप्ट, इन सारे कंट्रीज़ में भी यही मोरलेस सेम फाइंडिंग दी हैं गोल्डमैन शेस ने। गोल्डमैन शेस के अकॉर्डिंग अभी बहुत सारे कंट्रीज जो हैं फुल फ्लेज्ड AI अडॉप्शन के लिए तैयार नहीं है। अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्टेड हैं इस आर्टिकल में तो पढ़ सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल। डेफिनेटली आई कैन नॉट डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट हियर, यू कैन जस्ट गो विद दिस आर्टिकल, इट इज़ माई रिकमेंडेशन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। 80% ऑफ न्यू व्हीट अराइवल्स इन मंडी सो फार ऑफ इंपीरियर क्वालिटी। अभी अनसर्टन रेंज के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया और उसका इम्पैक्ट भी हमने पढ़ा था कि जिस तरीके से नॉर्थ इंडिया के कुछ पार्ट्स में हमें अनसर्टन रेंज देखने को मिली है। हमने एक न्यूज़ कवर करी थी जहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला था कि ये जो अनसर्टन रेन हुई है या ओले जो पड़े हैं, इसका इम्पैक्ट व्हीट क्रॉप पर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है या नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा व्हीट क्रॉप जो है वो इम्पैक्ट नहीं हुई, हमने ये न्यूज़ कवर करी थी। तो हो सकता है अमाउंट या प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन अगर क्वालिटी की बात करें तो अभी जिस तरह से व्हीट मार्केट में आ रहा है उसको देखकर क्वालिटी कंसर्न ज़रूर रेज हो रहे हैं कि जो 80% जो नई क्रॉप आई है व्हीट की मार्केट में वो इंफीरियर क्वालिटी की है, लो ग्रेड की है। तो प्रॉबेबली एक्सपर्ट का ये कहना है कि रेन की वजह से हो सकता है कई सारे फार्मर्स ने प्री हार्वेस्टिंग कर ली हो, जिसकी वजह से जो मैच्योरिटी लेवल है उस पर्टिकुलर क्रॉप का वो अचीव नहीं हो पाया, क्रॉप जो है वो राइप नहीं हो पाई, मैच्योर नहीं हो पाई प्रॉपर्ली, जिसकी वजह से क्वालिटी जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं आई। तो प्रॉबेबली हो सकता है अमाउंट पर बहुत ज़्यादा फ़र्क ना पड़ा हो, प्रोडक्टिविटी पर बहुत ज़्यादा फ़र्क ना पड़ा हो, ईल्ड पर बहुत ज़्यादा फ़र्क ना पड़ा हो बिकॉज ऑफ दिस रेन, लेकिन इस रेन का इम्पैक्ट हमें सीड की क्वालिटी या व्हीट की क्वालिटी पर सिग्निफिकेंटली देखने को मिल रहा है। 80% जो क्रॉप आ रही है इसमें मार्केट में वो इंफीरियर क्वालिटी की है, इंफीरियर क्वालिटी का व्हीट है। With the weather likely to improve in the days to come, the moisture content in wheat is expected to go down, helping the crop to fetch the better price. But because of this rain, हार्वेस्टिंग हैज़ बीन डन बिफोर द प्रॉपर मेच्योरिटी, प्रॉपर मॉइस्चर कंटेंट, और जिसकी वजह से जो क्वालिटी है
इस पर्टिकुलर वीक की वो लो है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। यूपीआई वॉल्यूम जंप 82% टू 84 बिलियन। तो कंट्री का जो फ्लैगशिप डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है, जिसको हम यूपीआई के नाम से भी जानते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, उसने इस फाइनेंशियल ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है फाइनेंशियल ईयर 23 में, इसमें हाईएस्ट रिकॉर्ड अचीव किए हैं। मार्च में केवल 8.7 बिलियन के ट्रांजैक्शन प्रोसेस हुए हैं, एंड दिस इज हाईएस्ट एवर सिंस इट्स इंसेप्शन। तो अप्रॉक्सीमेटली 14.05 ट्रिलियन के ट्रांजैक्शन हुए हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, जिसमें मार्च में केवल 8.7 ट्रिलियन का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो फाइनेंशियल ईयर 23 एक ऐसा ईयर था जिसमें कोविड के कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। अभी तक क्या था, कोविड की वजह से ये ट्रांजैक्शन इंक्रीज होते हुए दिख रहे थे, बट 23 में ऐसा कोई कोविड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन नहीं था, और इसके बावजूद भी यूपीआई यूपीआई ने एक हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन अचीव किया, हाई ग्रोथ अचीव की। दिस प्लेटफॉर्म हैज क्रॉस्ड process about 84 billion transactions, approximately 140 ट्रिलियन का वॉल्यूम का ट्रांजैक्शन जो किया है यूपीआई ने किया है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 82% ज़्यादा ट्रांजैक्शन इस साल में हमें देखने को मिले हैं 23 में। 22 के कंपैरिजन में 82% ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुए हैं 2023 में, और वो भी विदाउट एनी गवर्नमेंट पुश और कोविड रिस्ट्रिक्शन रिलेटेड पुश, जो कि हमें 21 और 22 में, जिसकी वजह से इसमें यूपीआई में इंक्रीज देखने को मिला था। बस 2023 में ऐसा कोई भी पुश नहीं देखने को मिला है। इट्स अ very good news for government. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.